उत्तर प्रदेश के 3 शहरों की वो कहानी, वो संबंध आपस में, जिसमें आतंकी संगठन के बारे में 3 कमांडर तैनात हैं। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के चौंकाने वाले कनेक्शन खुलते जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा जैश यूपी में 3 डॉक्टर को फिदायन कमांडर बनाकर 29 ब्लास्ट की साजिश रच रहा था। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन, सहारनपुर में डॉक्टर अदील और कानपुर में डॉक्टर आरिफ, यानी यूपी के 3 शहरों में 3 टेरर कमांडर एक्टिव थे। मैं दिखाता हूं आपको इस टेरर मॉड्यूल का पूरा नेक्सस। दिल्ली धमाके की जांच में जुटी जांच एजेंसियां जैसे जैसे इस व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क को डिकोड कर रही हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि उनकी प्लानिंग पूरे देश में 29 बम धमाके की थी और इस साजिश को अंजाम देने के लिए योगी के यूपी में 3 शहरों के लिए 3 फिदायन कमांडर तैयार किए गए थे। कमांडर नंबर 1 डॉक्टर शाहीन सईद, कमांडर नंबर 2 डॉक्टर आदिल अहमद और कमांडर नंबर 3 डॉक्टर आरिफ। वैसे तो मैडम सर्जन के नाम से मशहूर डॉक्टर आतंकी शाहीन को यूपी की पूरी कमांड मिली हुई थी, लेकिन डॉक्टर शाहीन सईद का पूरा फोकस लखनऊ पर था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए शाहीन ने अपने भाई परवेज को भी काम पर लगा दिया था। सहारनपुर में जैश की जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी डॉक्टर आदिल को मिली थी और कानपुर में डॉक्टर आरिफ आतंक की डी गैंग की पैठ बढ़ाने में जुटा था। जैश ने उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग जगहों पर अपने कमांडर तैयार किए। आदिल को सहारनपुर, परवेज को लखनऊ और आरिफ को कानपुर की कमान दी। व्हाइट कॉलर टेरर को लेकर बाकायदा अलग अलग जिलों में इनको आतंकी स्थान बनाने की जिम्मेदारी दी गई और यूपी की जिम्मेदारी दी गई शाहीन को। कमांडर नंबर 1 डॉक्टर शाहीन सईद। जैश की मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन सईद, जिसके भरोसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर यूपी में नेटवर्क तैयार कराने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने डॉक्टर शाहीन को यूपी कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी थी। शाहीन को जम्मू कश्मीर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर्स का गुट तैयार करना था और उनके जरिए आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाना था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में डॉक्टर्स से संपर्क बढ़ा रही थी। लखनऊ में अपने भाई डॉक्टर परवेज और उसके संपर्क में रहने वाले दूसरे डॉक्टर्स को इस आतंकी मॉड्यूल में जोड़कर जैश की फौज तैयार कर रही थी। जांच एजेंसियों को आशंका है कि शाहीन एक संगठित नेटवर्क खड़ा करने के करीब थी, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब होती, फरीदाबाद पुलिस को उसकी कार से हथियार मिलने के बाद पूरी साजिश फेल हो गई। आप अपने देश को देखिए, जिस देश में आप खाते हैं, जिस देश में आप पीते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप पैसा लेते हैं, वो आपकी भारत माँ है। आप उससे प्यार करिए, आप उससे अपनी ईमानदारी दिखाइए, आप हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान पे चलिए ताकि आपका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो। ये रसूलुल्लाह ने भी कहा है और ये शरीयत भी कहती है, ये कुरान भी कहता है। कमांडर नंबर 2 डॉक्टर आदिल अहमद। सहारनपुर के रहने वाले डॉक्टर आदिल पर भी जैश ने बड़ा दाव लगाया था, क्योंकि आदिल सहारनपुर में सीनियर फिजिशियन के तौर पर काम कर रहा था और हर साल करीब 60 लाख रुपए की कमाई थी उसकी। लेकिन आदिल का असली चेहरा तो कुछ और ही था। वो सहारनपुर में आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा था और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के लिए हथियारों के इंतजाम की जिम्मेदारी भी उठा रहा था। दरअसल डॉक्टर आदिल अल फलाह की तर्ज पर मिनी आतंकी बेस बनाने की तैयारी में था। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन के 20 किलोमीटर के दायरे में उसने ठिकाना चुना। फेमस हॉस्पिटल में आतंकी साथियों को रखवाने का दबाव भी उस पर बनाया गया था और ब्रेन वॉश में माहिर आतंकी मुजम्मिल को आदिल ही सहारनपुर बुलाने वाला था। जो इसके बाद सवाल उठे कि आतंकियों की प्लानिंग यूपी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड को टारगेट करने की थी। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार हुए आदिल, आरिफ या शाहीन और परवेज की कहानी एक जैसी है। ये सभी अपने अपने शहरों में आतंकी स्थान बनाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। ये तमाम युवाओं को भटकाकर आतंक के रास्ते पर ले जाने की मुहिम में एक साथ जुड़े थे। सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर तमाम जगहों पर इन्होंने युवाओं को अपने साथ रखकर आतंक के रास्ते पर ले जाने की पूरी मुहिम छेड़ रखी थी। कमांडर नंबर 3 डॉक्टर आरिफ। लखनऊ और सहारनपुर के बाद जैश ने कानपुर में अपने तीसरे मोहरे को एक्टिवेट किया था।
वो मोहरा जो डॉक्टर शाहीन सईद के सीधे संपर्क में था, नाम है डॉक्टर आरिफ। डॉक्टर शाहीन साल 2006 से 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में काम कर चुकी है। कानपुर में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ एक ही कैंपस में रहते थे और यहीं से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश शुरू हुई थी, क्योंकि डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों काफी करीबी थे। डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क से जुड़े और भी लोगों के नाम अब सामने आ सकते हैं। पुलिस को डॉक्टर शाहीन का जो मोबाइल फोन मिला है, उसमें डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर शाहीन के बीच SMS के जरिए हुई बातचीत की जानकारी भी सामने आई है। जिस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में डॉक्टर आरिफ काम करता था, उसमें 7 छात्र जम्मू कश्मीर से भी हैं। यानी यूपी में एक्टिव जैश के तीनों कमांडर्स का प्लान था यूपी में आतंक की पाठशाला चलाना और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को और ज्यादा मजबूत बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली धमाके में शामिल 3 कमांडर के बारे में आपने जान लिया। तीनों कौन है, क्या मोडस ऑपरेंडी थी। इन कमांडर्स का सबसे बड़ा मोहरा था डॉक्टर उमर नबी। उमर नबी जिसने एक फिदाइन बनकर लाल किले के सामने खुद को उड़ा लिया और यह पूरा ऑपरेशन चला एक और व्हाइट कॉलर मास्टरमाइंड के इशारे पर। उसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। मुजम्मिल शकील ने न सिर्फ ब्लास्ट की प्लानिंग की, बल्कि पाकिस्तान के हैंडलर्स के सीधे संपर्क में था और उसी संपर्क के चलते, उन्हीं के इशारों के चलते एक हाईटेक टेरर नेटवर्क भी मुजम्मिल खड़ा कर रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, जैसे जैसे जांच में खुलासे हो रहे हैं, वो खुलासे ऐसी कि जांच एजेंसी खुद चौंक जा रही। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड उमर तो मोहरा था, मुजम्मिल असली चेहरा था। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह लाल किला दिल्ली। वारदात कार में ब्लास्ट। लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। और इस धमाके में नाम सामने आया आतंकी डॉक्टर उमर नबी का, जो जैश के व्हाइट टेरर मॉड्यूल का मोहरा था। लेकिन अब जांच एजेंसीज ने खुलासा किया है कि उमर सिर्फ मोहरा था। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का असली मास्टरमाइंड था डॉक्टर मुजम्मिल शकील। उमर और मुजम्मिल में काफी अंतर था। उमर बस फिदाइन था, मुजम्मिल टेरर नेटवर्क बनाना चाहता था। उमर जल्दबाजी में हमला करना चाहता था, लेकिन मुजम्मिल ठंडे दिमाग से साजिश की प्लानिंग करता था। उमर की जल्दबाजी से डी गैंग के पकड़े जाने का खतरा था, इसलिए मुजम्मिल ने कई बार उसका विरोध किया। यानी उमर ट्रिगर था, लेकिन मुजम्मिल पूरा टेरर मॉड्यूल। जांच में अब तक जो सामने आया है उसके मुताबिक मुजम्मिल ने 10 नवंबर को धमाके की पूरी प्लानिंग की, लोकेशन चेक की और कई बार लाल किले की रेकी भी की। विस्फोटक और हथियार जुटाने की जिम्मेदारी भी मुजम्मिल ने ही संभाली। यही नहीं, मुजम्मिल के ठिकाने से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, 20 से ज्यादा टाइमर्स, राइफल, पिस्तौल और दूसरी विस्फोटक सामग्री मिली। जाहिर है ये कोई छोटे मोटे लोकल मॉड्यूल का काम नहीं, बल्कि एक संगठित आतंकी ढांचा था जिसे मुजम्मिल चलाता था, और इसमें पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल थे। मुजम्मिल पाकिस्तानी हैंडलर्स मंसूर, हाशिम और उकासा के सीधे संपर्क में था। ये हैंडलर्स उसे बताते थे कि कब, कहां और कैसे विस्फोटक खरीदने हैं, विस्फोटक कहां छिपाने हैं और नेटवर्क कैसे फैलाना है। मुजम्मिल को पाकिस्तानी आतंकियों से श्रीनगर के मौलवी इरफान ने मिलवाया था, जिसके बाद मुजम्मिल अपने मिशन को बड़ा बनाने में जुट गया। दरअसल मुजम्मिल सिर्फ धमाका नहीं करना चाहता था, वो शिक्षित और नौकरी पेशा मुसलमानों का गुट बनाना चाहता था, ताकि ये लोग सिस्टम के भीतर बिना शक के घुस सके, जिससे टेरर मॉड्यूल के एक्सपोज होने का खतरा कम था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, इन चारों आतंकियों को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। हालांकि एनआईए ने इन चारों आतंकियों के लिए 15 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से 10 दिन के रिमांड पर इनको भेजा गया। इनमें कौन कौन शामिल है, नाम एक बार फिर मैं याद दिला रहा हूं आपको। डॉक्टर मुजम्मिल शामिल है, जिसको 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। आदिल शामिल है, जिसको 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। शाहीन शामिल है, जिसको 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। और इरफान शामिल है, जिसको कि 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया। इन आतंकियों की जो पेशी थी वो हुई थी पटियाला हाउस कोर्ट में, और पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के बाद एनआईए की तरफ से 15 दिन की रिमांड मांगी गई, कोर्ट की तरफ से 10 दिन की रिमांड परमिट की। लेकिन इन आतंकी हमले के बाद से
फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसकी पूरी कुंडली को खंगाला जा रहा है क्योंकि इन सारे आतंकियों के जिनके चेहरा मेरे पीछे देख रहे हैं, इन सबका संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिल रहा है। आतंकी हमले की इस यूनिवर्सिटी से हर एक कनेक्शन सामने आ रहा है। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन अब से ठीक 17 साल पहले का भी, साल 2008 जब जयपुर और अहमदाबाद में जो सीरियल ब्लास्ट हुए, उन सीरियल ब्लास्ट से भी इसी यूनिवर्सिटी की कड़ी जुड़ी हुई है। रिपोर्ट जरा। आतंकी उमर नबी, डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी। आतंकी मुजम्मिल, डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी। आतंकी शाहीन, डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी। आतंकी आदिल, डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी। आतंकी मिर्जा बेग, पूर्व छात्र अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह यूनिवर्सिटी या आतंकी फैक्ट्री। अल फलाह यूनिवर्सिटी जैश का टेरर सेंटर। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली को दहलाने का प्लान फरीदाबाद की इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में बना। दिल्ली धमाके की साजिश सिर्फ आतंकी उमर ने नहीं रची, इसमें उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, आदिल भी शामिल थे। यानी आतंकी डॉक्टरों की फौज दिल्ली के साथ पूरे देश को दहलाने का प्लान बना रहे थे। जांच एजेंसियां जैसे जैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी की कुंडली खंगाल रही है, वैसे वैसे इस यूनिवर्सिटी के आतंकी इतिहास के पन्ने एक एक कर खुल रहे हैं। आतंक की इस नर्सरी से एक और नाम जुड़ा है जो मोस्ट वांटेड है और 18 साल से फरार चल रहा है, और इसका नाम है आतंकी मिर्जा बेग, जो कि साल 2007 में गोरखपुर ब्लास्ट, 2008 में जयपुर सीरियल ब्लास्ट और साल 2008 में ही अहमदाबाद सूरत ब्लास्ट आतंकी हमलों में शामिल था। इसका खुलासा दिल्ली स्पेशल पुलिस की रिपोर्ट से हुआ। मिर्जा शादाब बेग आजमगढ़ का रहने वाला और इंडियन मुजाहिदीन का एक अहम सदस्य था। इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी मिर्जा बेग ने 2007 में बीटेक किया था और वो बम बनाने की इंजीनियरिंग से अच्छी तरह वाकिफ था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने और रहने वाले डॉक्टर ही नहीं, यहाँ के स्टाफ भी देश को दहलाने की साजिश में जुटे थे। फतेहपुर तगा का ये घर जो आपको दिख रहा है, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम मोहम्मद इश्तियाक का है। यहाँ जब 10 नवंबर को छापेमारी हुई तो 2553 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, जो बोरियों में भरकर रखा गया था। आतंकी मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद मिले इनपुट के बाद ये विस्फोटक बरामद किए गए, जिसका वीडियो अब सामने आया है। ये महज संयोग नहीं हो सकता, बल्कि कहना गलत नहीं होगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों का ऐसा अड्डा था जहां पढ़े लिखे मुस्लिम युवकों को दहशतगर्द बनाया जाता था, उन्हें फिदायीन बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी यानी आतंक की यूनिवर्सिटी, यानी आतंक का एक एपिसेंटर, यानी आतंक का वो चौराहा जहां लगभग हर आतंक की गाड़ी घूम कर जाती है। उसी का चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी। अब जवाद सिद्दीकी की मुश्किलें भी बढ़ रही, उसके पीछे की वजह क्योंकि मध्य प्रदेश में जवाद पर, उसके घर पर बुलडोजर चलना लगभग तय हो चुका। कैट बोर्ड ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया और 3 दिन यानी 72 घंटे के अंदर अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर एक्शन होगा बुलडोजर एक्शन। पहले जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार, फिर जवाद का भाई हमूद सिद्दीकी गिरफ्तार, और अब क्या जवाद के महल पर बुलडोजर चलेगा? जिस यूनिवर्सिटी में आतंकी फैक्ट्री चल रही थी, जहां आतंकी डॉक्टर की फौज तैयार हो रही थी, क्या उसी यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद सिद्दीकी का हिसाब बुलडोजर से किया जाएगा? दिल्ली धमाके के तार जिस यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी को आतंकियों के लिए सेफ हाउस बनाने वाले
जवाद सिद्दीकी की मुश्किल अब बढ़ गई है। मोहन सेना ने महू में जवाद के महल को मटिया मेट करने का अल्टीमेटम दे दिया है। फलाह यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनके भाई का अवैध आसियाना 1996 से इसी तरीके से फल फूल रहा है। इसने करोड़ों लोगों को चूना लगाया मध्य प्रदेश में, अलग अलग जिलों में एफआईआर है इसके खिलाफ, लेकिन ये मकान अब तक तोड़ा नहीं गया, हटाया नहीं गया। लेकिन अब आदेश जारी किया गया है महू की तरफ से। महू का जो प्रशासनिक अमला है वो कह रहा है कि 3 दिन में हटा लीजिए, वरना हम मोहन सरकार का बुलडोजर चला देंगे और उसको ध्वस्त कर देंगे। हैरत वाली बात यह है कि इसने मध्य प्रदेश में लोगों को इतना ठगा है कि भोपाल से लेकर महू तक इनाम घोषित है पकड़ने के लिए हमूद पर। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन के परिवार की एक प्रॉपर्टी पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया और 3 दिन के अंदर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया गया। जवाद का यह महल महू के पत्ती बाजार में है और कैंट बोर्ड ने इसके निर्माण को अवैध करार दिया है। बोर्ड ने मकान पर बड़ा नोटिस चस्पा करते हुए 3 दिन में अवैध निर्माण हटाने का आदेश थमा दिया। अल्टीमेटम साफ है, निर्माण खुद गिराओ वरना कैंट बोर्ड गिराएगा और अवैध हिस्से को गिराने का खर्चा भी वसूलेगा। यानी जवाद के महल पर बुलडोजर चलना तय है। जिन निर्दोष लोगों को इनके द्वारा निर्ममता पूर्वक षड्यंत्र पूर्वक मार दिया गया है, उनको श्रद्धांजलि देने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ और हम इसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन जवाद एंड कंपनी का हिसाब मोहन सरकार करने वाली है और इस दिशा में पहला कदम जवाद के महल पर बुलडोजर एक्शन की सुगबुगाहट है। बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग महू शहर के अंदर। आंदोलन करेंगे? आंदोलन क्या करेंगे, हम तो खुद ही बुलडोजर लेके हम तो तैयार है। बुलडोजर तैयार है। क्या बात कर रहे हो? 3 दिन के अंदर नोटिस पीरियड दिया हुआ है। अगर 3 दिन में कैंटोनमेंट बोर्ड अगर नहीं तोड़ता है तो सारे हिंदू समाज की तरफ से हम मकान तोड़ने का वो करेंगे, क्योंकि भारत में रहकर बम ब्लास्ट जो कर रहे हैं, देश में जो गद्दारी पैदा कर रहे हैं, उनको बख्शा कहाँ जाएगा। सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल पक्का पक्का। डंके की चोट, डंके की कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल होगी कार्रवाई हो जाएगी। आप कार्रवाई क्यों? आर्थिक अपराध भी करे हैं। आर्थिक अपराध 2000 से गायब है पूरा परिवार। यहाँ से गरीब लोगों के पैसे इकट्ठे करके 1 के 2 करने का लालच देके 88 से चला रहे थे, 1988 से अपनी बैंक बनाकर। बहुत सारे एमईएस के कर्मचारी, सेना के, ऐसा कोई बचा नहीं जैसे गद्दारों ने सब छोड़ा नहीं है। बड़ी खबर दिल्ली धमाके को लेकर ही जम्मू में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में छापेमारी की गई। तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको। कश्मीर टाइम्स के ऑफिस से AK-47 के कारतूस बरामद हुए। कश्मीर टाइम्स के ऑफिस से पिस्तौल बरामद हुई। SIA की टीम वहां छापेमारी कर रही है। कश्मीर टाइम्स जम्मू कश्मीर का अखबार है, कश्मीर टाइम्स, और इसी अखबार के खिलाफ केस दर्ज करके FIR हुई थी। जब इसके ऑफिस में छापेमारी की गई तो सोचिए, एक अखबार के ऑफिस से AK-47 के कारतूस बरामद हो रहे हैं, एक अखबार के ऑफिस से पिस्तौल बरामद हो रही है। ये जम्मू कश्मीर का एक अखबार है कश्मीर टाइम्स, उसके ऑफिस में जब SIA की छापेमारी हुई तो ये सब सामने आया, जिसमें AK-47 के कारतूस और पिस्तौल मिले हैं। टेरर लिंक को लेकर जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है और अब जांच एजेंसियों के रडार पर जम्मू में कश्मीर टाइम अखबार के कार्यालय हैं। आज सुबह से ही कश्मीर टाइम्स अखबार के ऑफिस पर जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIF की रेड जारी है, लेकिन इस रेड के दौरान जो मिला उसे देखकर जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए। कश्मीर टाइम्स के ऑफिस से AK-47 के कारतूस मिले, ग्रेनेड का लिवर और पिस्तौल भी बरामद हुआ। फिलहाल ऑफिस में अभी भी छापेमारी जारी है। जम्मू में SIA की एक निजी अखबार कश्मीर टाइमलाइन के ऑफिस में रेड होती है, जिसके बाद बड़ी खबर ये आ रही है कि इस ऑफिस के अंदर से अम्युनिशन जो है वो रिकवर किया गया है। AK-47 और इसके साथ साथ जो पिस्टल है उसके जिंदा राउंड जो है वो बरामद किए गए और इसके साथ साथ 3 जो लीवर हैं ग्रेनेड के वो रिकवर किए गए। और अभी भी SIA की बात करें तो SIA की टीमें जो है वो लगातार यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। एजेंसी ने कार्रवाई उन आरोपों के आधार पर की है जिसमें अखबार पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और देश के खिलाफ साजिश फैलाने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस अब लॉकर्स की भी तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इन्हीं डॉक्टर आदिल के लॉकर से ही AK-47 जब्त किया गया था। अब ऐसे सभी लॉक्स की तलाश हो रही है जो काफी दिन से बंद है। और अब आपको मैं वो कनेक्शन दिखाता हूं जिसका जिक्र मैंने बुलेटिन की शुरुआत में किया था, दिल्ली धमाके के बरेली कलेक्शन को लेकर। दिल्ली धमाके में कश्मीर डॉक्टर्स का लिंक सामने आया।
ये सामने आने के बाद अब कश्मीरी गार्ड्स का भी एंगल निकलकर सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो खुलासा ये पता ये चला कि बरेली की 3 मीट फैक्ट्रीज में कश्मीर के 27 सिक्योरिटी गार्ड्स काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि इन मीट फैक्ट्री से कट्टरपंथी संगठनों को फंडिंग भी हो रही थी। जैसे ही खुलासा हुआ तो यूपी पुलिस एक्शन में आई और एक्शन क्या हुआ दिखाता हूं। क्या दिल्ली ब्लास्ट का बरेली से भी रिश्ता था? के जो ऑफिस हैं वो बंबई, मेरठ, बरेली और दिल्ली में रजिस्टर्ड है। क्या डॉक्टर मॉड्यूल का एक सिरा बरेली में जुड़ता है? दिल्ली धमाकों की जांच में जुटी योगी फोर्स के रडार पर बरेली की 3 मीट फैक्ट्री है। इनके नाम हैं रहबर फूड, रुस्तम फूड और मारिया फ्रोजन, जिनकी बरेली, उन्नाव और लखनऊ में ब्रांच है। इन तीनों मीट फैक्ट्री में 27 कश्मीरी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे। इनमें से 17 कश्मीरी सुरक्षा गार्ड मारिया फ्रोजन और 10 कश्मीरी सुरक्षा गार्ड रहबर फूड इंडस्ट्री में लगे हैं। यही बात जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रही। सवाल ये उठा कि यूपी की फैक्ट्री में कश्मीरी गार्ड रखने की जरूरत क्यों पड़ी। योगी फोर्स ने जब इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स का वेरिफिकेशन भी नहीं कराया गया था और तो और इन सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करने वाली एजेंसी भी कश्मीर की है। चूंकि दिल्ली ब्लास्ट में भी कश्मीरी डॉक्टर्स का कनेक्शन सामने आ चुका है और इस केस में यूपी के सहारनपुर से ही पहला आतंकी डॉक्टर आदिल पकड़ा गया था, जिसके बाद पूरे यूपी में करीब 200 कश्मीरी डॉक्टर्स की पड़ताल शुरू की। इसी दौरान कश्मीरी गार्ड रखने वाले ये तीनों मीट फैक्ट्री शक के घेरे में आ गए और इनके कश्मीरी कनेक्शन की जांच शुरू हो गई। जांच एजेंसीज इन कश्मीरी सिक्योरिटी गार्ड्स का वेरिफिकेशन कर रही है। खुफिया एजेंसीज ने इन गार्ड्स की लिस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस को भेजी थी। साथ ही इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट और डिजिटल पेमेंट की जांच की जाएगी। आपको बता दें तो ये वो कंपनी है जो बीते वर्ष ही बरेली में पंजीकृत की गई है, जिसके बाद से ही खुफिया एजेंसियां अब चौकन्नी हो गई हैं, क्योंकि संदेह इस बात पर पैदा हो रहा है कि आखिर में सुरक्षा करने के लिए कश्मीरी युवकों को ही क्यों यहाँ पर बुलाया गया था। आपको बता दें तो सिक्योरिटी सर्विसेज का जो मालिक कबीर है वो भी पीछे कुछ सालों पहले ही यहाँ पर आकर शिफ्ट हुआ था। ऐसे में अब खुफिया एजेंसियाँ कश्मीरी युवकों, कश्मीरी कर्मचारियों और कश्मीरी छात्रों पर विशेष तौर पर नज़र रख रही हैं और उनकी गहनता से जांच भी कर रही हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ वक्त पहले इन मीट फैक्ट्री पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी तो इनके खातों से 1200 करोड़ की डिटेल नहीं मिली थी। इन कंपनीज के जरिए देवबंद की एक कट्टरपंथी संस्था को बड़ी रकम देने की बात सामने आई थी। साथ ही कश्मीरी मूल की सिक्योरिटी एजेंसी हायर करने का भी खुलासा हुआ था। यही नहीं, इन कंपनी में अनुवादक के तौर पर काम करने वाले भी कश्मीरी मूल के थे, जिनकी लोकेशन कई बार पाकिस्तान में भी पाई गई थी। इस जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें बताया गया कि ये मामला देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। 1200 करोड़ रुपए मिला था, वो संदिग्ध था और इसका प्रयोग जो इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हैं उनके फंडिंग के रूप में भी किया जा रहा है, ऐसा शक है। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी में सामने आया है कि ये जो एजेंसियां हैं ये हैं तो मूल रूप से कश्मीर की, लेकिन इनके जो ऑफिस हैं वो बंबई, मेरठ, बरेली और दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ऐसे में एटीएस भविष्य में एक बड़ा खुलासा भी कर सकती है। इस खुलासे के बाद से ही योगी फोर्स इन मीट फैक्ट्रीज की डिटेल खंगालने में लग गई थी, मगर दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीरी डॉक्टर्स का कनेक्शन सामने आने पर एजेंसीज की जांच तेज हो गई है और बरेली से लेकर दिल्ली और सहारनपुर से लेकर कश्मीर तक का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव और उन्नाव से ज्ञानेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उस महाभारत की जो छिड़ी है मस्जिद और मदरसे पर। एक तरफ उत्तर प्रदेश में अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास की मांग ये कि मदरसों पर बुलडोजर चलाया जाए। दूसरी तरफ हिमाचल के संजौली में आंदोलन की तैयारी है। स्कूली बच्चों के अभिभावकों से आग्रह ये कि सुरक्षा के लिहाज से बच्चों को स्कूल ना भेजें। जितने मदरसे हैं, मदरसे पे तत्काल बुलडोजर चलाना चाहिए, तुरंत बैन करना चाहिए, नहीं तो ये स्थिति परिस्थिति बनी रहेगी। जब मदरसे में कहा जाएगा कि बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से
72 हूरे और जन्नत में, तभी मस्जिदों में सीसीटीवी लगाइए। क्या शिक्षा दी जाती है? मंदिर में भी लगा दीजिए, मदरसे में भी लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। प्रत्यक्ष क्या शिक्षा दी जाती है आपके सामने है। या तो फिर तत्काल मदरसों में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र की पठन पाठन हो, तभी जाकर बच पाएंगे। बात बिहार की, जहां सरकार नई थी लेकिन चेहरे पुराने थे। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं दफा मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी रहे, गृहमंत्री अमित शाह रहे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। एक बार फिर मैं वो तस्वीर आपको दिखाता हूं जो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिखाई पड़ी। नीतीश कुमार। ये मौका नीतीश कुमार की जिंदगी में 10वीं बार आया है जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ऐतिहासिक गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था। मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद थे और नीतीश कुमार इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा रहे थे। बिहार में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल कर रहे थे। डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी शपथ ली। वहीं 26 मंत्रियों को राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 14 बीजेपी के कोटे से, 8 जेडीयू से, एलजेपी से 2, हम और कुशवाहा की पार्टी से एक को मंत्री बनाया गया। इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा शामिल है। जेडीयू ने जमा खान को फिर से मंत्री बनाया है। नीतीश कैबिनेट में इस बार 13 नए चेहरों को मौका दिया गया है। रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बिहार में सरकार बनी है। बिहार की जनता को धन्यवाद। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है और जितनी हमें वोट मिला है भारी बहुमत, उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अब एक ही है, बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। शपथ के बाद पीएम मोदी ने मंच से गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस मौके पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। मंच पर चिराग पासवान ने मांझी और जेपी नड्डा के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद बिहार की राजनीति की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई, जब नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के साथ, देखिए तस्वीर जरा देखिए। ये नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत। निशांत ने शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार के पैर छुए, आशीर्वाद दिया। पिता पुत्र दोनों हंसते हुए दिखाई पड़े। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब शेयर की जा रही है, क्योंकि राजनीति के इतने लंबे करियर में नीतीश कुमार पर कभी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा और बहुत कम मौके ऐसे हुए हैं जब नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत एक साथ देखे। उसके शपथ ग्रहण के बाद जब तस्वीर सामने आई तो स्वतः ही ये चर्चा का विषय भी बन गया। लेकिन बिहार के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की भी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश जहां अपराधियों और शोधों के खिलाफ, यानी कि छेड़खानी करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है, अपराधियों का बुलेट ट्रीटमेंट हो रहा है, तो फिर छेड़खानी करने वालों की डेंटिंग पेंटिंग की जा रही होगी ऐसी कि वो सिर्फ कर रहे हैं तो माफी की मांग। नहीं पहलवानी करोगे, पहलवानी करोगे नहीं, अब नहीं करूंगा सर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सर, वो थोड़ी सी। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ बोलते नहीं बल्कि जो कहते हैं उसे करके भी दिखाते हैं, और इसका इफेक्ट कितनी तेजी से होता है ये देख और सुन लीजिए। अब नहीं करूंगा सर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सर, वो थोड़ी सी। सर अब कभी नहीं करूंगा सर, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर, आपने कभी नहीं करूंगा। योगी फोर्स से माफी मांग रहे इस शोहदे का नाम आकिब है, जो कानपुर में कल तक लड़कियों को छेड़ रहा था, उनका पीछा कर रहा था, फोन नंबर्स मांग रहा था और विरोध करने पर भी सड़क पर धमकी दे रहा था। नहीं पहलवानी करोगे, पहलवानी करोगे, वो क्या कह रही है, तुम क्या कहते हैं, पहलवानी करोगे, पहलवानी करोगे तुम।
लेकिन जैसे ही इस शोहदे का वीडियो वायरल हुआ तो योगी फोर्स ने 1 घंटे में ही इसका ऐसा भूत उतारा कि अब उसके ना पैर सही से चल पा रहे हैं और ना हाथ, सिर्फ जुबान चल रही थी, वो भी माफी मांग रहे थे, अपराध से तौबा कर रहे थे। अब नहीं करूँगा सर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी सर, वो थोड़ी सी सर, अब कभी नहीं करूँगा सर, माफ कर दिए सर, माफ कर दिए सर, आपने कभी नहीं करूँगा। ये मामला कानपुर के चमनगंज इलाके का है, जहां आकिब ने स्कूल जा रही मुस्लिम लड़की को रास्ते में रोककर छेड़खानी की। इसके बाद उस स्कूली छात्रा से मोबाइल नंबर मांगने लगा। जब इस छात्रा और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ गाली गलौज और धमकी देने लगा, लेकिन इसी दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया। मेरा नाम है, अपना नंबर दे दो। हमने जब तुम लोग से बताया कि मेरा नंबर मांगा है तो हमसे कह रहा है कि चल चल आगे बढ़ निकल। यूपी में योगी फोर्स एक तरफ शोधों की डेंटिंग पेंटिंग कर रही है तो दूसरी तरफ अपराधियों का बुलेट ट्रीटमेंट हो रहा है। शहर शहर योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा जोर शोर से चल रहा है। पिछले 24 घंटे में अलीगढ़, कुशीनगर से गाजीपुर तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। अपराधियों के बुलेट ट्रीटमेंट की यह तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां 50,000 के इनामी और पुलिसकर्मी पर गोली चलाने वाले हिस्ट्री शीटर शाका के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान शाका तो फरार हो गया, लेकिन उसके साथी को पुलिस ने लंगड़ा बना दिया। लड़खड़ाते बदमाशों की कुछ ऐसी ही तस्वीर कुशीनगर से सामने आई, जहां मुठभेड़ के बाद 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। गाजीपुर में भी गौ तस्करों का योगी फोर्स से सामना हुआ। इस दौरान 6 तस्करों पर शिकंजा कसा गया, लेकिन 2 गौ तस्करों के पैर में गोली मारी गई। ये तस्वीरें यूपी में क्राइम के खिलाफ योगी फोर्स के अभियान के सबूत हैं, क्योंकि योगी ने यूपी की गद्दी संभालते ही अपराध और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी के इसी वचन को पूरा करने और यूपी को क्राइम फ्री बनाने के लिए योगी फोर्स का ऑपरेशन क्लीन जारी है। अपराधियों को गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मैं आपको सीधा नेपाल की तस्वीर दिखाने वाला हूं, जहां फिर से जेन जी की तरफ से हंगामा होना शुरू हो चुका है। 12 जिला नेपाल का जहां हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं भीड़ को काबू में करने के लिए। तस्वीर आप देखिए, प्रदर्शनकारियों पर हवाई फायर की जा रही है। झड़प में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं। 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी अभी तक जख्मी हो चुके हैं। ये दूसरी दफा है पिछले कुछ महीनों के अंदर जब नेपाल में जेन जी सड़कों पर है। इसके पहले सत्ता परिवर्तन को लेकर के जेन जी सड़कों पर थी, सत्ता परिवर्तन हुआ भी, लेकिन बावजूद उसके एक बार फिर नेपाल के 12 जिले से तस्वीरें सामने आई जहां जेन जी सड़कों पर है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों पुलिस को भीड़ को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े? अभी तक की अपडेट ये है कि जहां इसमें प्रदर्शनकारी घायल हुए तो 6 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। और हमारे सहयोगी प्रशांत जाम तक जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जरा बताइए कि इस बार जेन जी के विरोध की वजह क्या है और 12 जिले में फिलहाल सिचुएशन क्या है? देखिए, 12 जिला में भी सिचुएशन बहुत ही तनावपूर्ण है और पूरे 12 इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इस बार जो ये घटना हुई है, जो जेन जी का आप मूवमेंट देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह बुधवार को जेन जी और सीपीएन यूमेल के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प को लेकर के हुई थी और उसके बाद बुधवार को ही वहां पर कर्फ्यू लगाया गया था। लेकिन आज ये पूरा तनाव आगे बढ़ गया और परसा जिला, जनकपुर, तमाम जो इलाके हैं मधेश के, उन इलाकों में ये धीरे धीरे फैल गया है और पूरा परसा जिला, पूरा 12 जिला, पूरा जनकपुर, रोहतहट, ये तमाम जो नेपाल के मधेश के इलाके हैं, वहां पर सीपीएन यूमेल के कार्यकर्ता और जेन जी के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। प्रशांत लगातार मेरे साथ बने। प्रशांत, मुझे बताइए कि जरा फिलहाल सिचुएशन क्या है? 6 पुलिस वाले भी ये सामने आए घायल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, लगभग आधा दर्जन जो नेपाल प्रहरी के लोग हैं, नेपाल सशस्त्र पुलिस के लोग हैं, ये घायल हैं। और ये सेमरा का इलाका है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सेमरा की है। ये 12 जिला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और वहां पर कल से ये आंदोलन हो रहा है और सेमरा एयरपोर्ट के गेट को भी तोड़ दिया गया है। वहां से फ्लाइट के मूवमेंट को बंद कर दिया गया है और चारों तरफ वहां पर नेपाल सशस्त्र प्रहरी के लोग तैनात कर दिए गए हैं। बावजूद जो जेन जी के लोग हैं वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। सीपीएन यूएमएल
जिसके अध्यक्ष हैं केपी शर्मा ओली, ये उनके खिलाफ ही आंदोलन है। प्रशांत, आपको जुड़ने के लिए। बंगाल जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच डर हो चुका है, और डर कैसे, उसका एक्सक्लूसिव खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। बंगाल में घुसपैठियों में भागम भाग मची है, बॉर्डर से वापस लौटना चाहते हैं। उन्हीं घुसपैठियों के बीच जी मीडिया की टीम पहुंची। जब बात की गई तो खुलासा हुआ और पता चला कि कैसे कई सालों से घुसपैठिए बंगाल के अंदर वोटर बने हुए थे। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों কত বছর এসেছেন আপনি ভারতে? 8 বছর। भारत में घुसपैठिए बनकर आए हैं, 10 साल से रह रहे हैं और बिना भारत की नागरिकता के 3 बार वोट दे रहे हैं। यानी जो भारत के नागरिक नहीं, वो भारत के चुनाव में शामिल हो रहे हैं। यह हैरान करने वाली बातें आप खुद सुनिए और सोचिए कि कैसे बंगाल में घुसपैठिए खुलेआम बिना पासपोर्ट के, बिना किसी कागज के न सिर्फ यहाँ रह रहे थे, बल्कि सांसदों और विधायकों को भी चुन रहे थे। इसके लिए बाकायदा फर्जी वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड तक बनाए गए। आपको इन घुसपैठियों का पूरा खेल समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए खुद कैसे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरी सच्चाई जी न्यूज के कैमरा पर बता रहे हैं। कितने साल से आप भारत में थे? 8 বছর। 8 साल से। वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब है आपके पास? हाँ, सब है मेरे पास। भारत में वोट भी दिया आपने? हाँ, 3 बार। कुछ लोग भारत आ रहे थे, उन्हीं के साथ आई। पासपोर्ट है आपके पास? नहीं, ऐसा कोई कागज नहीं है। वापस जाकर क्या सब सही रहेगा या कोई चिंता भी है? अब अल्लाह की मर्जी है, जैसे रखे। यहाँ कोई कागज भी बनवाया आपने? नहीं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की हैं, जहां बंगाल में SIR के ऐलान के बाद भागम भाग मची है। यहां सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस अपने देश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी अपना सामान लेकर पैदल ही बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास में शायद पहली बार है जब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में छिपने के बदले भारत से भागने लगे हैं। खुला आसमान और सामने बांग्लादेश चेक पोस्ट। इसके पहले नोमैंस लैंड के पहले इंडिया में अभी इकट्ठा हुआ है ये बांग्लादेशी घुसपैठियों, जो पिछले कई साल से ये 100 करोड़ बांग्लादेशियों जो घुसपैठ करके इंडिया में घुसा था। बंगाल में SIR प्रक्रिया चालू होने के बाद ये इंडो बांग्ला हकीमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट के सामने ये घुसपैठियों को बांग्लादेश जाने के लिए अभी ये लोग इकट्ठा हुआ है। इसी दौरान जब हमारी टीम ने इन घुसपैठियों से बात की, तब ये हैरान करने वाले खुलासे हुए। अब जी न्यूज के इस एक्सक्लूसिव खुलासे पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बांग्लादेश से कोई इंडिया में घुस रहा है, पश्चिम बंगाल हो व आसाम हो व त्रिपुरा हो, अगर बांग्लादेश से कोई घुस रहा है तो वो तो पंछी नहीं है, ऐसे ऐसे बॉर्डर को पार कर जाएंगे। तो BSF क्या कर रहे थे, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहे थे? जब से SIR शुरू हुई है, एक एक करके बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर से भाग रहे हैं। पर दरअसल बात यह है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ना ममता बनर्जी बोल रही है, ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं। इन सब से यही समझ में आता है कि घुसपैठियों को वोट बैंक के नाम पे संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी बंगाल में करती थी, राहुल गांधी वहां करते थे जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और अखिलेश यादव वहां करते थे जहां समाजवादी पार्टी एक समय में सरकार में हुआ करती थी। बॉर्डर पार करने के लिए अभी भी कुछ हजार लोगों की ही भीड़ है, लेकिन ऐसे अवैध बांग्लादेशी देश के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं और पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन 2016 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि 2 करोड़ बांग्लादेशियों के भारत में होने का अनुमान है। वहीं इससे पहले 2004 में
तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद को बताया था कि देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। इनमें से 57 लाख अकेले पश्चिम बंगाल में हैं, जबकि असम में 50 लाख है। हालांकि यूपीए सरकार ने बाद में ये जवाब वापस ले लिया था। यानी 2004 के जवाब को माने तो 57 लाख बांग्लादेशी उस वक्त पश्चिम बंगाल में थे। इन 21 सालों में ये संख्या और भी बढ़ गई होगी। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की माने तो पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो न सिर्फ अवैध तरीके से देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि अब भारत के लोकतंत्र पर भी असर डालने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लाल किले के पास एक गुरुद्वारे पहुंची, जहां गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती मनाई जा रही है। रेखा गुप्ता ने जयंती कार्यक्रम का जायजा लिया और आपको बता दें कि इसी इलाके में आतंकी उमर ने विस्फोट किया था और आज यहां सीएम रेखा गुप्ता पहुंची। चलो भाई चलो। और इसी बीच एक अपडेट भी सामने आ रही है। आपको खबर बताई थी कश्मीर टाइम्स पर पड़े छापेमारी की। छापेमारी खत्म हो चुकी है। लगभग 11 घंटे तक एसआईए ने वहां छापेमारी की है। कई दस्तावेज बरामद, डिजिटल प्रिंट जब्त किए गए। भारत विरोधी लेख को लेकर जांच की गई थी। कुछ राउंड AK-47 की गोलियां और 3 लीवर ग्रेनेड इस दफ्तर से बरामद। एक अखबार के दफ्तर से ग्रेनेड बरामद। एक अखबार के दफ्तर से बंदूकों की गोलियां बरामद हुई। एसआई की तरफ से ये एक्शन लिया गया था कश्मीर टाइम्स के दफ्तर को लेकर। कश्मीर टाइम्स का दफ्तर इसी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर, जहां एसआईए की टीम पहुंची, इन्वेस्टिगेट किया गया। भारत विरोधी लेख लिखने को लेकर के इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, लेकिन अंदर से हथियार भी बरामद हुए। और राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम ठीक 6 बजे राजनीति। Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.